आज छुट्टी का दिन था। बच्चे छुट्टियां मना रहे थे। महक अपने घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। अचानक भाभी का फ़ोन आया। महक फ़ोन उठाती है। कैसी है दीदी? भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पापा की तबीयत कैसी है? पापा आपको बहुत याद कर रहे हैं। आकर उनसे भेंट कर जाइए। ठीक है भाभी, फ़ोन रखती हूँ। गोल्डन बुआ आ रही है। बुआ आ रही है। त्रिभुवन जी कहते हुए महक आ रही है। उसी के हाथ से पानी पी लूँगा। भाभी ने गंगाजल मिलाकर कटोरी में थोड़ा सा पानी लाकर दिया। मैंने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे थोड़ा इशारों में बोले, बेटा, अब तुम आ गई हैं। मैं तेरी ही राह देख रहा था, लेकिन कैसे भी अपने आप पर काबू किया। दूसरे दिन शाम को ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए। लगभग एक हफ्ते तक तो लगातार रिश्तेदारों का आना जाना शुरू था। इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे बार बार एक ही बात खाए जा रही थी कि अब मम्मी का क्या होगा। पापा के बिना मम्मी कैसे रहेंगी, क्योंकि 24 घंटे दोनों साथ में ही रहते थे। क्या भाई भाभी मम्मी से अच्छे से बर्ताव करेंगे? सब ईश्वर भरोसे छोड़कर माँ को तसल्ली दे रही थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी अपना समाज अभी उतना उदारवादी नहीं हुआ है कि एक माँ बेटी के यहाँ आकर रहे। मम्मी खुद भी इस बात के लिए राजी नहीं होती। बेटा बहू चाहे जैसे भी रखेंगे, रहेगी तो अपने खुद के ही घर में। वापसी के पहले दिन मम्मी ने भैया से कहा, पापा की संपत्ति में से उनकी निशानी के तौर पर महक को कुछ दे दे। वैसे भी आजकल महक की स्थिति का कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तेरे पापा ने भी कहा था कि हम महक की कुछ मदद कर देंगे, लेकिन वह कुछ कह पाए इसके पहले ही मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में एवं बहुत धूमधाम से शादी की, और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दीपक ठीक कह रही है मम्मी। इसकी शादी में पापा ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। और वैसे भी जो लड़कियां मायके से अपना हिस्सा लेती हैं, उनके मायके से संबंध खत्म हो जाता है। मुझे एवं मम्मी को, दोनों को ही भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मम्मी की ओर देखकर इशारों में कहा कि यह सब भाभी का ही सिखाया हुआ होगा। जोरू के गुलाम जो ठहरे, क्योंकि मेरे भैया तो पहले ऐसे ना थे। वह तो मुझ पर जान लुटाते थे। इतने में ही भाभी, जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक बोल उठी, आपकी बात 16 आने सही है जी। जो लड़कियां मायके की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेती हैं, उनके मायके से संबंध खत्म हो जाते हैं। भाभी से ऐसा सुनकर मैं और मम्मी फिर से एक दूसरे को देखने लगे। ही देखा, यह सब इसी का सिखाया हुआ था। लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कुछ बोला, वह हमने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोली, आपने कहा कि दीदी की शादी में पापा ने बहुत पैसा लगाया था, तो क्या हमारी शादी में पैसा नहीं लगाया? हमारी शादी में पापा ने किस तरह की कोई कंजूसी की थी? नहीं ना। मम्मी जी ने एक बार मुझे बताया था कि जितना सोना उन्होंने दीदी को दिया था, उतना ही सोना उन्होंने मुझे भी दिया था।
रही बात अन्य सामानों की, तो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दीदी से कुछ ज़्यादा ही खर्च किया है। मतलब यह है कि पापा जी ने बेटा और बेटी दोनों पर बराबर खर्च किया। तो फिर आज ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम दीदी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। आज पापा जी इतनी ज़्यादा दौलत छोड़कर गए हैं और दीदी की हालत फ़िलहाल कमज़ोर है, तो ऐसे में हमें उन्हें कुछ देना ही चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पापा जी की अंगूठियां और चैन लाकर लॉकर में रखते वक्त क्या कहा था? यही कहा था ना कि यह मेरे पापा की निशानी है, इन्हें किसी भी स्थिति में मैं कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, कहा था। तो फिर क्या हुआ? आपने कभी सोचा है कि वह आपके पास तो पापा जी की निशानी के रूप में उनके द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा मकान है। उन्हीं के मेहनत से आज अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान पूरे शहर में नंबर 1 पर है। बैंक में इतना बैलेंस है। दीदी भी पापा जी की बेटी हैं, लेकिन दीदी के पास पापा जी की निशानी के रूप में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार पर जितना आपका अधिकार है? मैं और मम्मी भाभी को देखते ही रह गए। भाभी कितना बड़ा कड़वा सच बोल गई। यह सब बातें जानता तो हर कोई है, लेकिन कोई भी भाई भाभी जानते समझते हुए भी इस बात की ओर से अपनी आंखें जानबूझकर फेर लेते हैं। हम भी नहीं, भैया को भी भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यह उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। भैया ने भाभी से कहा, छोटी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो समाज से जो कुछ भी सुनता आ रहा हूँ वही दोहरा दिया। मैंने इस बारे में इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में मकान और दुकान सब कुछ है, लेकिन महक के पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उनको पापा की अंगूठियां और चैन दे देता हूँ। मैं सोचने लगी कि क्यों हम सब लोग भाई के किसी भी गलत बयान के लिए, यह गलत निर्णय के लिए भाभी को ही दोषी मानते हैं। भाई को जोरू का गुलाम कहते हैं। हर समय भाभी को ही कसूरवार कहते हैं। हर समय भाभी ही नहीं, भाई भी कसूरवार हो सकता है।